हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल वीएन बेसिक स्टडी में ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 3 करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना है, देखिएगा। प्रैक्टिस सेट संख्या 3 हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ध्यान दीजिएगा 1 और 2 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने लगा रखा है। प्लेलिस्ट बन गया है दोस्तों, जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने खान सर का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। जाइए रिवीजन स्टार्ट करें। 20 प्रैक्टिस सेट में आप लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नहीं आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यहाँ ध्यान देंगे आपको, जो पैरा एथलीटों ने चीन में हांगजू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक, आपको गोल्ड मेडल के बारे में पूछ रहा है। तो टोटल आपको एक का यहाँ देखिए डी हो जाएगा 29 सोना। टोटल आपको स्वर्ण पदक 29 जीता है। वहीं आपको बात अगर कह देगा कि आपको टोटल कितना स्वर्ण पदक जीता, टोटल आपको 111 पदक जीता है, जिसमें आपको 29 सोना है स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 55 कांस्य पदक है। ध्यान देंगे दोस्तों, एशियाई खेल जो हुआ था, ये एशियाई पैरा खेलों में आपको ये जो हुआ था 2022, ये जो हुआ था 2022 में, इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर था फेई फेई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये आपको एग्जाम का रिकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फेई फेई ये आपको शुभंकर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका 2 नंबर के, भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। देखिएगा, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। तो 2 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, नंदिनी दास को। किसे? नंदिनी दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की, यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा, गरबा जो है ये नृत्य है, ये गुजरात में मनाया जाता है। किस राज्य से संबंधित है? देखिए यहाँ पर तो बी आपको राइट आंसर हो जाएगा, ये गुजरात में मनाया जाता है। 3 का आपको बी हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। देखिएगा, उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो 4 का सी हो जाएगा दोस्तों, सैन्य सीमांकन रेखा। क्या हो जाएगा? उन 4 का सी आपको राइट आंसर हो जाएगा, सैन्य सीमांकन रेखा हो जाएगा आपका। 49वीं समानांतर रेखा जो है कि यूएसए और कनाडा को ये अलग करता है। ये जो है आपको रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5 नंबर की, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है। नहीं के बारे में पूछ रहा है कि भूटान की जो सीमा है इनमें से भारतीय राज्य से कौन सी भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है। तो आपको यहाँ पर 5 का आपको राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा? उड़ीसा से जुड़ी हुई नहीं है। तो 5 नंबर में यहाँ पर आप एक ट्रिक देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक ट्रिक हो जाएगा आशिक आप। ठीक है, आशिक के आप। ठीक है, इससे आपको ट्रिक हो जाएगा कि कौन कौन से भारतीय राज्य से भूटान से जुड़े हुए हैं। आ से हो जाएगा देखिए अरुणाचल प्रदेश, सी से हो जाएगा आपको सिक्किम, आ से फिर हो जाएगा असम, और प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार आप लोग ट्रिक्स याद कर सकते हैं और इसमें से छांट सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने के लिए ट्रिक बना करके याद कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आपको उड़ीसा है, देखिए उड़ीसा आपका नहीं आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर जाकर के सिक्किम, फिर असम, फिर पश्चिम बंगाल। तो असम भी है, पश्चिम बंगाल भी है और सिक्किम भी है, उड़ीसा नहीं है। तो उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर के, किस देश या भारतीय राज्यों को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर देखिएगा आपको 6 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 6 का यहाँ पर सी हो जाएगा। असम को जो है ना कामरूप के नाम से जाना जाता था, पुराना नाम असम का क्या था? कामरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो 7 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, मिजोरम को। ठीक है, मिजोरम को है जो लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 8 नंबर की, विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है। देखिएगा, विद्या पिल्लई कौन से खेल से संबंधित है। तो 8 का ए हो जाएगा, स्नूकर खेल खेलते हैं। क्या? स्नूकर खेल खेलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। तो 9 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है 10 नंबर के, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो 10 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1913 में। ठीक है, कब? 1913 में आरएनटी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और
इसके साथ साथ एक और पॉइंट नोट करेंगे दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 11 नंबर की प्रसिद्ध पुस्तक या उपन्यास है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपको ये। 11 का राइट आंसर ए है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 12 नंबर की मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ध्यान देंगे, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो 12 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा आपको पुत्रजया। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। मलेशिया की पुत्रजया जो है ना ये आपको प्रशासनिक राजधानी है। और अगर सिंपल राजधानी पूछ देगा कि मलेशिया की राजधानी क्या है तो कुआलालंपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुआलालंपुर हो जाएगा। लेकिन आपको और कुआलालंपुर का देखिएगा पुराना नाम क्या है यहाँ पर? मलालन यूनियन। कुआलालंपुर का पुराना नाम मलालन यूनियन है। और ये आपको प्रशासनिक राजधानी पूछा है तो इसका राइट आंसर पुत्रजया हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के खाली स्थान में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय भूमि के खाली स्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो 13 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ? दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये आपका देखिए डायरेक्शन हो जाता है जो कि ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर वेस्ट हो जाता है, इधर ईस्ट हो जाता है। ये आपको डायरेक्शन बोल रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको स्थित है क्या? भारतीय भूमि की स्थिति में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह यानी कि यहाँ पर स्थित है भारत के नीचे में, साउथ ईस्ट। ठीक है, दक्षिण पूर्व। 14 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? महालक्ष्मी योजना, ठीक है, महालक्ष्मी योजना जो लागू किया है महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने के लिए, प्रदान करने के लिए बसों में, तो 14 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में ये लागू किया गया है महालक्ष्मी योजना, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है? तो 15 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत और कोरिया के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसका। 31 नंबर प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो हुआ था 2023 वाला, ये कौन से देश में आयोजित किया गया था? ये आपको भारत में आयोजित किया गया था। ध्यान देंगे, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर के, हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको ध्यान में रखेंगे कि लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 33 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? पहला असहयोग आंदोलन कौन से साल में शुरू किया था? तो 33 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, 1920 में आपको शुरू किया था असहयोग आंदोलन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर के, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे वे आपको ठहरे थे, तो कहाँ ठहरे थे? तो 34 का आपको देखिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला प्रश्न है आपको 35 नंबर के, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आज़ाद हिंद फौज दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है, कौन सी तारीख को? तो 35 का बी हो जाएगा, 12 नवंबर 1945 में। ठीक है, 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस तिथि को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? देखिएगा, नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो 36 का ए हो जाएगा आपको मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी जो है ये आपको शास्त्रीय रूप है नृत्य का। 37 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला, सामाजिक उत्सव है ये छपार मेला आयोजित किया जाता है? 37 का डी हो जाएगा, पंजाब में। छपार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पंजाब में आयोजित किया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, ध्यान देंगे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में, बिहार के सोनपुर में मनाया जाता है, ये आपको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 38 नंबर की, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो 38 का यहाँ पर देखिएगा, ध्यान देंगे आपको कौन सा सही नहीं है, गलत का पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र कोंकण तट जो कि आपका सही है, केरल कोरोमंडल तट ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको 38 का देखिए बी हो जाएगा राइट आंसर। गुजरात काठियावाड़ तट ये सही है, कर्नाटक मंगलोर तट ये भी आपका सही है। ठीक है,
तो उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्न भागों में देखिए विभाजित किया गया है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट का और कर्नाटक का मंगलोर तट और केरल का मलाबार तट है। तो ये आपको देखिएगा बी आपको गलत है यहाँ पर, इसी को यही राइट हो जाएगा क्योंकि आपको नहीं के बारे में पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पर संचालित हुई थी? तो 39 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, बॉम्बे में। कहाँ? बॉम्बे में संचालित हुई थी। ध्यान देंगे दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन में कि जो भारत में पहली कपड़ा मिल जो आयोजित संचालित की गई थी बॉम्बे में, तो वो आपको देखिएगा सबसे पहले आपको कहाँ लगाया गया था? 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था, जो असफल रहा था। क्या रहा था? असफल हो गया था वो। फिर उसके बाद आपको 1854 में सर्वप्रथम आधुनिक सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया, जो कि सफल रहा, और 1856 से उसमें 1854 में खोला गया था। ठीक है, 1854 में, जो कि 1856 में है ना, इसमें से आपको संचालन आपको शुरू हो गया था, इसमें से उत्पादन शुरू हो गया था कपड़ा। इसीलिए आपको पहली कपड़ा मिल 1854 में कावाजी डाबर के द्वारा बॉम्बे में, कावाजी डाबर के द्वारा बॉम्बे में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर की, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? ठीक है, निरंतर रूप से जुड़ी हुई है। तो 40 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी कि मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, ये उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे म्यूनिक समझौता में शामिल नहीं किया गया था? म्यूनिक समझौता में शामिल नहीं किया गया था, तो 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर रूस को शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है आपको 42 नंबर की, निम्नलिखित में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? ध्यान देंगे, अजातशत्रु के वंश का नाम पूछा जा रहा है, तो गुप्त वंश, मौर्य वंश, नंद वंश या हर्यक वंश से। तो 42 का आपको राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हर्यक वंश, ये आपको हर्यक वंश से संबंधित थे अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर, और ध्यान देंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार, इसे भी ध्यान में रखेंगे, बिंबिसार आपको हर्यक वंश का, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार जो है एक आपको हर्यक वंश का संस्थापक था, और अजातशत्रु जो था ना, ये आपको बिंबिसार, ये हर्यक वंश से ही संबंधित था। अजातशत्रु का उपनाम आपको एक नोट जान लीजिएगा, क्या था? तो कुनिक था। क्या था? कुनिक। कुनिक के उपनाम से इन्हें जाना जाता था, अजातशत्रु को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर की, निम्नलिखित में से किस वंश की शासिका रानी दिद्धा थी? रानी दिद्धा जो थी आपको कौन से वंश की शासिका थी? तो 43 का आपको डी हो जाएगा, उत्पल वंश से ये थी। ठीक है, उत्पल वंश से थी रानी दिद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर की, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? लौह यानी कि लोहा का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप में? तो 44 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में मिलता है। 45 नंबर प्रश्न है कि माजुली द्वीप को जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है वो कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप। तो 45 का ए हो जाएगा, ये असम में स्थित है। कहाँ? असम में स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी में ये बनाती है सबसे बड़ी डेल्टा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 61 नंबर प्रश्न है कि उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। वो जो भारत के 4 मौसमों का जो हिस्सा है वो नहीं है, तो 61 का ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। ठीक है, बाकी आपको देखिएगा सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, ये आपको है 4 प्रकार के मौसमों में, लेकिन आपको दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम जो है ये आपको 4 मौसमों में से हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 62 नंबर कि भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ध्यान देंगे आपको कि 62 में यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि कौन सा सही है। तो 62 का यहाँ पर देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। देखिएगा यहाँ पर एक को ये कथन 1 है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कथन 1 है ये, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। तो देखिएगा आपको 62 में ये आपको सही होगा। ठीक है, पहला वाला सही होगा। दूसरा पढ़ते हैं कि वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख रुपया तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार होंगे। ये भी आपको सही है। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हैं। ये भी आपको सही है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन इनमें से को राइट हो जा रहा है।
तो सही उत्तर ए हो जाएगा, 1 2 3 राइट आंसर, ठीक है, 62 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? ध्यान देंगे, महाधिवक्ता की नियुक्ति जो की जाती है तो 63 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। कितना अनुच्छेद, कितना 165 के तहत राज्यपाल करता है, ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर यहाँ पर कि संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो 64 का ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर की बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 65 का ए हो जाएगा 1931 में। कब? ये इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी एग्जाम में आपको प्रश्न बार बार रिपीट होता है, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पाकिस्तान की पूछा जा रहा है, तो 66 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, बेनजीर भुट्टो, ठीक है, बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर की म्यांमार कब आज़ाद हुआ? म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो 67 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा आपको, 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आज़ाद हो गया था। 4 जनवरी 1948 को म्यांमार में आपको 4 जनवरी को ये आज़ादी के दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर की रूस की मुद्रा का नाम क्या है? ध्यान देंगे, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो 68 का आपको देखिए सी हो जाएगा, रूबल। रूबल आपको रूस की मुद्रा का नाम है। रियाल ये आपको सऊदी अरब का हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर की हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, पर्शियन या पाली? तो 69 का आपको राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आप लोग देखिए एग्जाम में भी लिखते हैं या मैट्रिक के एग्जाम वगैरह में, तो वहाँ पर आपको पूछा जाता है कि हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे कि इंग्लिश में? तो इंग्लिश में रोमन लिखा जाता है, इंग्लिश रोमन में, और जाकर के हिंदी लिखेंगे तो देवनागरी लिखा जाता है। तो हिंदी आपको लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। 70 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? ठीक है, 70 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था कब लाया गया था? 1959 में। कब? 1959 में, राजस्थान के नागौर जिला में। इसे भी ध्यान में रखेंगे, राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 71 नंबर की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 71 का राइट आंसर डी है आपको, 1993 में। 1993 में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में 1993 में जो है कि प्रावधान किया गया। 72 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, 1 2 और 3। चौथा कहता है वित्तीय संग्रहण, ये आपको नहीं होगा, ये आपको 1 2 3 सही है यहाँ पर। तो 1 2 3 किस में है? तो 72 का ए में है, ठीक है, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे आपको कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख है, इससे संबंधित है। और भारतीय संविधान का अनुसूची जो 12 है, 12वां अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 73 नंबर की देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो 73 का आपको बी हो जाएगा, 10वीं योजना में, ठीक है, जो 10वीं योजना जो हुई थी उसमें आपको देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 74 नंबर की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसका मूल उद्देश्य क्या था? 74 का ए हो जाएगा, गरीबी हटाओ, ठीक है, इसमें गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था, ठीक है, इसके यही आपको मूल उद्देश्य था। यह आपको इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसको ध्यान में रखेंगे। उस समय आपको प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 75 नंबर के प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, जनधन योजना जो है आपको उसके बारे में यहाँ पर आपको उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर हम लोग को विचार विमर्श करना है। तो कितना नंबर प्रश्न है? 75 नंबर प्रश्न है। तो 75 का आपको देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इस वर्ष 2014 में शुरू किया गया, ये आपको बिल्कुल सही है कि 2014 में ही जनधन योजना को शुरू किया गया था, जिस वर्ष आपको प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे थे, ठीक है।
प्रधानमंत्री बने थे। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल सही है, यह भी सही है आपका, एक दो दोनों सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना है। यह भी आपको बिल्कुल सही है, यानी कि आपको 1 2 3 तीनों कथन सही है, यानी कि 75 का आपको राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, ये सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 76 नंबर के नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से किसी संदर्भ में एक समान है, और उसमें देखिएगा यहाँ पर आपको ये एक तरह ये रीजनिंग है, मैं बता देता हूँ। 76 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, शांति, क्योंकि वाग युद्ध, उत्पाद, आलोड़न ये आपको अलग है, शांति एक अलग है इसमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 91 नंबर प्रश्न है कि नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? 91 का सी हो जाएगा, आपको 7.1% मिल रहा है, ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना जो है आपको लोक भविष्य निधि, जिसको पीपीएफ कहते हैं, उसमें आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर के निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्लाइंग सिख तो सभी जानते हैं कि मिल्खा सिंह को कहा जाता है, इनका उपनाम है, लेकिन किसने ये खिताब दिया था? तो 92 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा, जनरल अयूब खान ने। किसने? जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था, जनरल अयूब खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 93 नंबर के 1978-79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? तो 93 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा यहाँ पर कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आपको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 94 नंबर के भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। देखिएगा, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, परिवार का उपयोग व्यय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 94 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, परिवार का उपयोग व्यय, ठीक है। परिवार का उपयोग व्यय आपको भारत में गरीबी अनुमानों का ये आधार है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर की, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था? तो 95 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आपको सेकेंड वाला जो हुआ था, इसका अवधि था आपको 1956 से 61। कब? 1956 से 61। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम आपको 1951 से 56 चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत की समाजवादी सिद्धांत को अपनाया गया था, 95 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर के, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? कौन से टेम्परेचर पर जल का जो घनत्व है अधिकतम होता है? तो 96 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, 277 केल्विन पर अधिकतम होता है। 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 97 नंबर के, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो 97 का यहाँ बी हो जाएगा, ये दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि दो समांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है? 98 का डी हो जाएगा, उनके बीच चुंबकीय बल है। क्या है? उनके बीच चुंबकीय बल है, इसीलिए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 99 नंबर के, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं, वे जीव जो अधिक दूर के आपको संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? 99 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, आणविक जातिवृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर की, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो आपको 100 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, वृक्क यानी कि किडनी में। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किडनी में यानी कि वृक्क में आपको होती है। वृक्क का वजन साथ साथ इसे ध्यान में रखेंगे, वृक्क का वजन कितना है? होता है 140 ग्राम होता है। कितना? 140 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 101 नंबर की, दाद यानी कि रिंग वॉर्म जिसको कहते हैं, किस प्रकार की ये बीमारी है? तो 101 का आपको देखिए बी हो जाएगा, ये कवकीय यानी कि ये फंगस से होने वाला फंगल बीमारी है, फंगस से होता है दाद के आपको देखिएगा फंगल का नाम क्या है? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होता है। क्या होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस दाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर की, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो 102 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसका सूत्र होता है NaCl।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103 नंबर की, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के बीच मतलब कि क्या होगा, तो 103 का यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए होगा, ठीक है। दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर की, धारावाहक तार कैसा होता है, जो जिसमें धारा आपको बह रहा हो। तो 104 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। 105 नंबर प्रश्न है कि यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको सही है। तो 105 का देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर कि कौन सा कथन सही है कि यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है, जो कि आपको बिल्कुल राइट है। ये HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु और STD के लिए जिम्मेदार है, ये भी आपको बिल्कुल राइट है। इसका आपको राइट आंसर 105 का आपको देखिएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए और बी दोनों सही है। 106 नंबर देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग के लिए PDF में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 121 नंबर प्रश्न है कि आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है, 121 का डी हो जाएगा, एगोनिस्ट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, एगोनिस्ट। 122 नंबर प्रश्न है कि अपस्मार, जिसको हम लोग मिर्गी रोग के नाम से जानते हैं, वो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। तो 122 का ए हो जाएगा, ये मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन को, ये आपको अंग को प्रभावित करता है, अपस्मार यानी कि मिर्गी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो 123 का सी हो जाएगा दोस्तों, बकवास उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं, 123 का सी हो जाएगा, बकवास उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी कि नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है। 124 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है, प्लेटिनम, पारा, ऑस्मियम या लेड का, यानी कि लेड मतलब सीसा का। तो 124 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्मियम का जो इसमें घनत्व है ना सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है, ठीक है, ऑस्मियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 125 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था, ठीक है, पहला बी विटामिन था। 125 का यहाँ पर ध्यान देंगे आपको, यहाँ पर डी हो जाएगा थायमीन, ठीक है, यानी कि B1 नाम, थायमीन आपको B1 का ही नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे। राइबोफ्लेविन कितना होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का है नाम ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 126 नंबर की, कौन सा कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि यानी कि ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। 126 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका जो है, ये अंग जो है आपको कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि यानी कि ड्रग्स को आविष रहित करने में भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 127 नंबर के, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का pH मान क्या हो जाएगा। तो 127 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 127 का यहाँ पर हम लोग देखेंगे डी हो जाएगा, यानी कि 7 से कम, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि यदि कोई विलयन जो है कि नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, जिसका pH मान 7 से कम है, इसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 128 नंबर के, वंशागति नियम की खोज किसने की थी। वंशागति नियम की खोज 128 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 129 नंबर की, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है, ठीक है। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। तो 129 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एड्रेनालाइन कहते हैं उसको, एड्रेनालाइन कहते हैं, एड्रेनालाइन, ठीक है। 130 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से गुजरता है, यानी कि सब्लिमेशन आपको प्रक्रिया से गुजरता है। तो 130 का सी हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन इसमें हो जाएगा। क्या, यानी कपूर रहता है तो कपूर भी हो जाता है, आसपास यहाँ पर आयोडीन यानी कि नमक भी है जो कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर की, मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन जो होता है। तो 131 का आपको यहाँ पर देखिएगा डी हो जाएगा, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। मानवों में जैव क्रियाओं का जो नियंत्रण या नियमन जो होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर की, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो 132 का सी हो जाएगा दोस्तों, हेनरी, ठीक है। प्रेरकत्व का मात्रक आपको हेनरी होता है।
तो 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। ये डी हो जाएगा आपको CrO2Cl2 में आपको +6 ऑक्सीकरण संख्या है। 134 नंबर प्रश्न है कि समुद्र के तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है। समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है। इसका ए हो जाएगा आपको अभिवहन। क्या है इसका आंसर, अभिवहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर है और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। देखिएगा यहाँ पर गलत कथन की पहचान करना है। तो ट्रोजन यूजर के संपर्क से फैलता है, जैसे ईमेल और अटैचमेंट खोलना या इंटरनेट से फाइल अपलोड करना या निष्पादित करना। तो गलत के बारे में यहाँ पर हम लोग को पहचान करना है, जो कि आपको ये सही है। ठीक है, 135 का ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, ये भी आपका सही है। ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। डी है कुछ ट्रोजन सिस्टम में दुर्भावनापूर्ण उपयोग तक पहुंचने के लिए बैकडोर बनाते हैं, तो ये भी आपका सही है। ये आपका सी गलत है यहाँ पर। ठीक है, सी गलत है, सी ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत की पहचान करना था। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।